कोरोना कोविड-19 एक वैश्विक महामारी। आज पूरे विश्व में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना ने हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। अभी कोरोना से पूरे विश्व में 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ तक कि भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3000 के पार हो चुकी है और 90,000 से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। देखते ही देखते ये संख्या लाखों में होते नजर आ रही है। करीबन 2 महीनों के लॉकडाउन के बाद भी इस संख्या ने 500 से 1 लाख का आंकड़ा छुआ है। तो अब चिंतन की बात यह है कि कैसे हम इस महामारी से जीतें। तो अब क्या अब से पहले ऐसी महामारियां नहीं आई? अगर हम गूगल में वैश्विक महामारी सर्च करें तो दसियों पेज वैश्विक महामारी से भरे मिल जाएंगे। तो वैश्विक महामारी कोई नई चीज़ नहीं है मानव समाज के लिए। मानव समाज ने ऐसी महामारियों का पहले भी डटकर मुकाबला किया है। तो अभी तक जो सबसे घातक महामारियां हुई हैं उनमें से प्लेग, कॉलेरा, स्पेनिश फ्लू, H1N1 ये प्रमुख हैं। तो ये जो महामारियां आती हैं वो लगभग 100 साल के अंतराल में आती हैं। मतलब हम मानव समाज 100 साल में एक नई महामारी देख लेता है। जैसा कि अभी हम सब लोग कोरोना को एक भयावह महामारी के रूप में देख रहे हैं। तो ये जो महामारी हमेशा एक नए रूप में आती है, मतलब नए वायरस या फ्लू के रूप में आती है, जिसके बारे में दुनिया को कुछ पता नहीं होता है। ना ही उस वायरस का स्ट्रक्चर, ना ही उससे उत्पत्ति का सोर्स, ना ही उसका समाधान। तो उसका वैक्सीन या इलाज ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता है। तब तक उस महामारी ने अपना तांडव मचा दिया होता है मानव समाज में। शायद आप में से बहुतों ने अपने दादा दादी से महामारियों के किस्से सुने होंगे। मेरे दादाजी बताते थे कि महामारी के दौरान गांव वाले एक लाश परवाह करके वापस आते थे। फिर से गांव में 2-3 लाशें तैयार मिलती थीं। 4-5 दिन पहले जो लोग लाश परवाह करने या दाह संस्कार में भाग लेते थे उनमें से ही कुछ लोग मर जाया करते थे। मतलब एक महामारी के दौरान आधे गांव की आधी जनसंख्या खत्म हो जाया करती थी। तो आप इन सारी बातों से महामारी की भयावह की कल्पना कर सकते हैं। तो अब इतिहास की कुछ प्रमुख महामारियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेग की। प्लेग ने 1320 के आसपास भीषण तबाही मचाई। अगर बात करें यूरोप की तो प्लेग ने यूरोप की 25% जनसंख्या को कम कर दिया। मतलब प्लेग ने यूरोपियन कंट्रीज की 25% जनसंख्या को निपटा दिया। प्लेग भी एक वैश्विक महामारी थी और ये इंडिया तक भी पहुंची। इंडिया में भी इसने खूब तबाही मचाई। प्लेग के दौरान लोगों के पास शव जलाने के लिए ईंधन की कमी हो गई थी। तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। दूसरी महामारी थी कॉलरा। कॉलरा बहुत ही घातक महामारी थी। इसमें 1 या 2 दिन में ही लोग मर जाते थे। इसने भी डंके की चोट पे पूरे विश्व में तबाही मचाई। अब इन सब से भी जो बड़ी महामारी हुई वो थी स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू के नाम से ऐसा लगता है कि महामारी स्पेन में जन्मी होगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। ये विश्व युद्ध के दौरान आई। मतलब ये 1918 में आई, परंतु इसने 1920 में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई। 1918 से शुरू होकर 1920 तक इसने पूरे यूरोपियन कंट्रीज, एशियन, अफ्रीकन कंट्रीज में इसने खूब तबाही मचाई। इस दौरान विश्व युद्ध चल रहे थे तो कंट्रीज अपने यहाँ महामारी घोषित नहीं करना चाहते थे, या यूँ कहें कि सैनिकों का मनोबल ना टूट जाए, इसलिए ये कंट्रीज इसे महामारी नहीं मानना चाहते थे। तो स्पेन वो पहला देश था जिसने इसके अस्तित्व को स्वीकारा, इसलिए इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ा। वैसे इसने स्पेन में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी। एक अनुमान के अनुसार स्पेनिश फ्लू की वजह से 10 से 15 करोड़ लोग पूरे विश्व में मरे। इस फ्लू में पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। इतने लोग तो दोनों विश्व युद्ध के दौरान भी नहीं मरे थे जितने लोग इस बीमारी की वजह से मरे।
अगर स्पेनिश फ्लू की बात हम इंडिया के संदर्भ में करें तो इंडिया में भी इसने इतनी तबाही मचाई कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी आत्मकथा कुली भाट में लिखा है कि मैं गंगा के तट पर खड़ा हूँ और मेरी नज़र जहाँ दूर दूर तक जा रही है वहाँ गंगा के तट पर लाशें ही लाशें दिख रही हैं। ये 1918 की बात है। 1918 में निराला महज 22 साल के रहे होंगे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में आगे लिखा है, 22 साल की उम्र में अपनी पत्नी और बच्चे को उन्होंने खो दिया और उनके भतीजे की मृत्यु और ना जाने कितने जानने वालों की, संबंधियों की मृत्यु भी हो गई, वो भी एक स्पेनिश फ्लू के चलते। स्पेनिश फ्लू की चपेट में आई बड़ी हस्तियों में से महात्मा गांधी और लेखक मुंशी प्रेमचंद प्रमुख नाम है। सोचिए, अगर महात्मा गांधी इस महामारी से ना बचते तो हमारा स्वतंत्रता की कहानी ऐसी ना होती, ये कहानी किसी और ही रूप में होती, क्योंकि जब इतना बड़ा महानायक ही ना होता तो कहानी भी कुछ और ही रूप में होती। बट उन्होंने रिकवर कर लिया। ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद ने भी इस महामारी को हरा दिया और वो सही हो गए। परंतु गांधी जी की बहू दुधमुही पोती ने स्पेनिश फ्लू में अपनी जानें गंवाई। केवल इंडिया में स्पेनिश फ्लू ने 1,80,00,000 लोगों की जानें ले ली। अगर हम जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो एक बार के अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जनसंख्या घटी हो। बट स्पेनिश फ्लू के दौरान, मतलब 1911 की जनगणना और 1921 की जनगणना के आंकड़ों का कंपैरिजन करें तो 1921 की जनगणना में पहली और शायद आखिरी बार ऐसा हुआ था कि हमारी जनसंख्या घटी थी। तो जनसंख्या घटने का प्रमुख कारण शायद स्पेनिश फ्लू ही रहा होगा। तो हम यहाँ पर कोरोना या कोविड-19 की बात कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में हमने कुछ अन्य प्रमुख वैश्विक महामारियों की बात की। तो हम जानते ही हैं कि पूरे विश्व में 50 लाख लोग और भारत में लगभग 1 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो विदिन 2 मंथ्स इंडिया में 100 से 1 लाख लोग हो गए हैं जो इस बीमारी की चपेट में आए हैं। अभी तो लॉकडाउन खुल रहा है और संक्रमितों की संख्या भी बहुत है। तो अब आने वाले समय में ना जाने कितने लोग इसकी चपेट में आएंगे और संक्रमितों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो मौतें भी ज़्यादा होंगी। तो हमें सेफ रहने की ज़रूरत है और सब लोगों को अपने अपने लेवल में प्रयास करने की ज़रूरत है कि हम इस महामारी की चपेट में ना आए और ना अनजाने में ही इसके संक्रमण का कड़ी का हिस्सा बने, जिससे दूसरे लोगों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में गरीबी है, जनसंख्या बहुत है, हॉस्पिटल्स और मेडिकल संसाधनों की कमी है, खाने की भी कमी है। अगर एक बार कोरोना ने तेज़ी पकड़ी तो ये स्पेनिश फ्लू के जैसे ही तबाही मचाएगा। एक बात सोचने वाली है कि स्पेनिश फ्लू ने भारत में इतनी तबाही क्यों मचाई थी। तो भारत में 1800 से लेकर 1900 तक जो अकाल आए और अंग्रेज़ों के गुलामी के चलते हमारे भारत की जनसंख्या इतनी कुपोषित हो गई थी कि उनके शरीर के इम्यून सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। तो अभी भी हमारी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। अगर कोविड-19 नीचे तबके में फैला तो वहाँ कुछ ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिलेगी। और एक बात और, स्पेनिश फ्लू के दौरान औरतों की बहुत मौतें हुई थी, महिलाओं की। वो क्यों? क्योंकि जब कोई घर में बीमार पड़ता है तो औरतें ही तीमारदारी करती हैं और उस टाइम पे सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि औरतों का शरीर और भी ज़्यादा कुपोषित था। वो इस महामारी को सहन नहीं कर पाई और इसी के चलते महिलाओं की ज़्यादा मौत हुई थी। तो अभी हमें हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कोरोना से बचना है और इसके फैलने वाली कड़ी का हिस्सा नहीं बनना है। क्योंकि 1918 के बाद हमारे देश की मुद्रास्फीति इतनी नीचे गई, मतलब हमारी इकोनॉमी इतनी नीचे गई कि हमें 10-20 साल लग गए उसे रिकवर करने में। और हमारे देश की बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई थी और विकास दर भी इतनी नीचे पहुंच गई, मतलब विकास दर -10 तक पहुंच गई, जबकि विकास दर का 0 भी हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो हमें अपने देश के लिए, हमें अपने खुद के लिए
कोरोना जैसी महामारी से बचना है, क्योंकि अभी इसका इलाज नहीं मिला है और इलाज मिलेगा और लोगों तक पहुंचेगा, उसमें अभी काफ़ी समय लग जाएगा। तब तक हमारे देश की दुर्दशा हो जाएगी। तो हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इस महामारी से सुरक्षित रहना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना लोगों की मदद करनी है। थैंक यू।